हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वीके साहू आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन के फायदे। आखिर प्रसार शिक्षा से हम क्या फायदा कर सकते हैं, चाहे वह खेती में हो, चाहे वह व्यापार में हो, या किसी अन्य संबंध, चाहे वह कानूनी प्रतिक्रिया ही क्यों ना हो। तो बात करते हैं आखिर खेती में प्रसार शिक्षा का क्या योगदान है। तो आप लोगों को लगभग लगभग 80% लोगों को नहीं पता होता है कि प्रसार शिक्षा से भी हमें अच्छी स्कीम मिल सकती है, अच्छी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये जो योजनाएं होती हैं, ये या तो आपको इंस्टाग्राम के रील में दिखेंगी या सोशल मीडिया पे दिखेंगी, और इन्हें ऑफलाइन देखने के लिए एक अधिकारी या अफसर की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रसार शिक्षा अधिकारी या प्रसार विकास अधिकारी कहते हैं। प्रसार शिक्षा से कुछ जुड़े भारत सरकार और भूतपूर्व अंग्रेज या ब्रिटिश शासकों ने कुछ प्रोजेक्ट दिए, जैसे गुड़गांव प्रोजेक्ट है, जो हमारी वर्तमान भारत के पिछले अर्थात स्वतंत्र भारत के पूर्व का प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो मैंने जैसे बताया, एफएल ब्राय ने, जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आधार गुड़गांव जिला लिया, क्योंकि उस समय गुड़गांव जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, और उनका एक ही उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से अपने गांव को समृद्ध एवं विकासशील बनाएं, जिस कारण से इस प्रोजेक्ट का नाम गुड़गांव प्रोजेक्ट पड़ा। और वहीं मैं चाहूँगा, जो भी मेरे दर्शक हैं, चाहे वो प्रथम स्त्री हो, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, या हमारे किसान भाई, सबको मैं एक बात कहने वाला हूँ। यदि हमारा जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, अगर कोई छात्र देख रहा है, तो उसके एक्सटेंशन एजुकेशन में लगभग लगभग 50 से 60% क्वेश्चन फंसेंगे अगर मेरी पूरी एक्सटेंशन एजुकेशन की वीडियो देखेंगे। कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो भी लगभग लगभग 5 से 10 नंबर का अधिकार हो जाएगा उसका भी, क्योंकि गुड़गांव प्रोजेक्ट जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल असिस्टेंट, उस पर गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि इसके संरचना या सफलकर्ता कौन थे, तो एफएल ब्राय ने, और यह कहाँ हुआ था, गुड़गांव जिले। इसके बाद आती फिरका योजना, फिरका विकास योजना 1946 में भारत के मद्रास राज्य में शुरू हुई। अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो इनमें कुछ गांव चुने गए जो अति पिछड़ा इलाके या अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। उनमें इस योजना के तहत आर्थिक बजट पास हुआ, जिससे गांव का विकास समृद्ध रूप में पाया गया। और स्वतंत्रता के पश्चात इटावा पायलट परियोजना है, जो अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में इटावा जिले में कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि समग्र जिला शिक्षा, आर्थिक एवं भारतीय विकास में अपना अहम योगदान दे, चाहे वह कृषि सुधार हो, चाहे वह सामाजिक सुधार हो, या जनसंख्या सहयोग के बारे में हो। उसके बाद आता है नीलाखेड़ी प्रयोग। नीलाखेड़ी जो प्रोजेक्ट है वह पुनर्वास और आत्मनिर्भर ग्रामीण के आधार पर संचालित किया गया, जिससे सुरक्षा मॉडल जैसे ग्रामीण उद्योगों से जोड़ना, ग्रामीणों को उद्योगों से जोड़ना। जैसा कि इतनी समय लोग बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल, मेरे इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया या मेरे जिले में इंडस्ट्रियल एरिया, तो यह सब लाभ नीलाखेड़ी प्रोजेक्ट के कारण ही हो पाया है। उसके बाद आता है पुनर्गठित विस्तार प्रणाली, जिसे 1974 में प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। भारत में 1974 में, अगर इसके आर्थिक बजट की बात करें तो विश्व बैंक द्वारा समर्थित, अर्थात इसका सपोर्टर वर्ल्ड वाइड बैंक है, जिसे हम स्विस बैंक के नाम से जान जाते हैं। और यह लगभग लगभग संपूर्ण भारत में अपना आधिकारिक महत्व समझा चुका है। क्योंकि मुझे याद आया कि जो पुनर्गठित विस्तार प्रणाली है, केवीके, जो लोग केवीके जानते हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी क्रांतिकारी 1974 से ही चालू हुई, क्योंकि केवीके आईसीएआर से संबंध होता है, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली, इससे संबंध होता है। और
एक मिनी वैज्ञानिक सेंटर या मिनी विज्ञान सेंटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्या होता है, आप पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, भाई प्रशिक्षण क्या है, या उदाहरण के तौर पर प्रयोग करने के बाद उसका फल क्या मिलता है। तो केवीके में अनेक आधुनिक संयंत्र पाए जाते हैं, हाईटेक नर्सरी तैयार की जाती है और खेती से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल।